हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, केवीएस भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, जोधपुर सिटी, राजस्थान से एक बार फिर से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर जोरदार स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है ना, आपका जो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब योर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। 6 पार्ट में उस सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो आज हम जो है आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके परीक्षा में हमेशा एक सवाल, इस टॉपिक में से जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें से एक सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए जब कंटेंट लिखता हूं, कंटेंट लिखते समय मेरे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं। तो कंटेंट लिखते समय मैं ये देखता हूं कि उस प्रीवियस ईयर के पेपर में इस टॉपिक से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो पता चलता है कि मुझे पता चला कि ये जो टॉपिक है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इस टॉपिक में से एक सवाल हर पुराने पेपर के अंदर पूछा गया था। तो इसलिए मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि भाई आपको जरूर बताया जाए, ताकि इसमें से एक भी सवाल आपका ना छूटे। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केवीएस के एग्जाम के अंदर आप सभी लोग भाग्यशाली हैं। इस बार किसी प्रकार का नेगेटिव जो है मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। केवीएस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप मेहनत कीजिए और डेली नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। देखो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अगर आप टेस्ट दोगे ऑनलाइन ऐप के ऊपर, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा सवाल को समझने में। हिंदी, क्योंकि क्वेश्चन दोनों मीडियम में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो हम जो टेस्ट सीरीज में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रैक्टिस करवाते, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आइए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है अपना इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ध्यान दीजिए, जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी शुरू करें उससे पहले आप सिलेबस को चर्चा जरूर कीजिए। मैं बता रहा हूं 90% जो बच्चे हैं कभी भी सिलेबस को जो है एनालिसिस नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि सिलेबस कौन से पार्ट में कौन सा टॉपिक है, कौन सा यूनिट में कौन सा टॉपिक है, उनको पता नहीं होता है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी विद्यार्थी इस केवीएस की तैयारी करें, सिलेबस को जरूर चर्चा कीजिए। तो हमारा ध्यान रखना, पार्ट 5 में जो टॉपिक है हमारा, पार्ट 5 जो है उसका नाम है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है सूचना स्रोत और सेवा। इसके अंदर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बिब्लियोग्राफी। क्या नाम है दोस्तों? बिब्लियोग्राफी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं दोस्तों ग्रंथ सूची। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रंथ सूची जो है हिंदी में कहते हैं। और जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, हमारे जो है यूट्यूब के जो इस डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर हमारा जो केवीएस का जो कंप्लीट सिलेबस है, केवीएस का जो कंप्लीट सिलेबस है, वो कंप्लीट सिलेबस की जो है जानकारी, इंफॉर्मेशन है जो है पीडीएफ के अंदर दी हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ताकि आपके केवीएस जो सिलेबस है, चाहे वो जनरल पेपर हो, चाहे जनरल हिंदी में कौन से टॉपिक आएंगे, इंग्लिश में कौन से आएंगे, रीजनिंग में कौन से आएंगे, उनके सारा जो सिलेबस है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बिब्लियोग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें से आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपने सही ढंग से नोट्स बना लिए हैं और सही ढंग से पढ़ लिया है, तो इस टॉपिक में से एक सवाल आपके अप्रैल 2023 में होने वाले केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक में से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है दोस्तों बिब्लियोग्राफी, और बिब्लियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं ग्रंथ सूची। तो मैं बिब्लियोग्राफी के बारे में बताना चाहता हूं कि बिब्लियोग्राफी जो है, ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? तो मैं फिर से बता दूं आपको, जो ये टॉपिक है अपना आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी के बारे में एक चीज बताना चाहता हूं कि बिब्लियोग्राफिक जो टॉपिक है, बिब्लियोग्राफिक जो वर्ड है, ये वर्ड जो है आपके कौन सी भाषा से लिया गया है?
ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। और कौन कौन से वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है? तो मैं बिल्कुल एक छोटा सा सिंबल से एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों। इस ट्रिक को याद करना, CBTE, ये ध्यान रखना है, ये 4 अक्षर याद रखना है। कौन से 4 अक्षर है? CBTE। तो C का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैटलॉग। कौन सा होता है दोस्तों? कैटलॉग हो गया। B का मतलब क्या हो गया? बिब्लियोग्राफी। और T का मतलब क्या हो गया? थिसोरस। और E का मतलब क्या हो गया? इंसाइक्लोपीडिया। क्या होता है दोस्तों? इंसाइक्लोपीडिया होता, ध्यान रखना। तो लाइब्रेरी साइंस में 4 ऐसे वर्ड होते हैं जो ये वर्ड है जो हमेशा ग्रीक भाषा से बने हुए हैं। पहला है C का, CBTE, याद रखना। C का मतलब कैटलॉग, B का मतलब बिब्लियोग्राफी, T का मतलब थिसोरस और E का मतलब इंसाइक्लोपीडिया। 4 ऐसे वर्ड है जो हमेशा ग्रीक भाषा से बने हुए हैं। तो हम बात कर रहे थे बिब्लियोग्राफी। B का मतलब बिब्लियोग्राफी हो गया। बिब्लियोग्राफी वर्ड जो है कौन सी भाषा से लिया गया है भाई? ग्रीक लैंग्वेज। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया था। और ये कैटलॉग वाला सवाल जो है ये राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था। तो बिब्लियोग्राफी जो है ये ग्रीक भाषा से जो है बना है। और ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है बिब्लियन। कौन सा वर्ड है दोस्तों? बिब्लियन। ये याद रखना आपको परीक्षा में। तो क्योंकि हम टॉपिक शुरू करें बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी को हिंदी में ग्रंथ सूची कहते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा, बिब्लियोग्राफी कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है? ये ध्यान रखना, ग्रीक भाषा से। और कौन से शब्द है? तो बिब्लियोग्राफी जो है बिब्लियन नामक जो शब्द से ये लिया गया है। और तीसरा सवाल ये बनता है कि बिब्लियोग्राफी कितने प्रकार की होती है? दोस्तों बिब्लियोग्राफी 3 प्रकार की होती है। बिब्लियोग्राफी को 3 भागों में बांटा है। पहला होता है नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो नेशनल बिब्लियोग्राफी में 2 उदाहरण हैं, एक तो INB और दूसरा होता है BNB, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। तो पहली होगी नेशनल बिब्लियोग्राफी, दूसरा होगी सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। कौन सी होगी भाई? सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। और तीसरा होगी ट्रेड बिब्लियोग्राफी। क्या होगी दोस्तों? ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो बिब्लियोग्राफी कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया नेशनल बिब्लियोग्राफी, दूसरा हो गया सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी और तीसरा हो गया ट्रेड बिब्लियोग्राफी। क्या हो गया भाई? ट्रेड बिब्लियोग्राफी। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि INB कौन सा बिब्लियोग्राफी है? कि INB नेशनल बिब्लियोग्राफी है। BNB कौन सा है? कि नेशनल बिब्लियोग्राफी है। उसके बाद सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी और ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, इनके बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बिब्लियोग्राफी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, आपका ध्यान रखना है, नेशनल बिब्लियोग्राफी। और नेशनल बिब्लियोग्राफी के 2 उदाहरण है INB और BNB। आज हम सबसे पहले जा रहे हैं पढ़ने INB। कई बार परीक्षा के अंदर इसकी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखना उसमें स्टूडेंट कहां पर कंफ्यूजन होते हैं? लास्ट वाले वर्ड में। तो कई जगह ऑप्शन में ध्यान रखना, कई जगह जो है सही आंसर में बिब्लियोग्राफी होगा, लेकिन कई बार आंसर में बायोग्राफी भी दे देते हैं। कहीं दे देते भाई? क्या दे देते हैं? बायोग्राफी। तो बायोग्राफी नहीं होगा। तो INB की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो पहला सवाल आपके सामने यही बनेगा कि INB की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INB? INB की फुल फॉर्म क्या होती है? अब हमने थोड़ा INB के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम INB के बारे में पूरा हम जो है इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। INB की फुल फॉर्म क्या है, उसका जो है फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ था, उसकी अवधि क्या थी, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले लाइक कीजिए, जल्दी से आप लाइक कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा ऐसा एक चैनल है ऑल ओवर इंडिया में। मैं इस चैनल पे 5 महीने पहले आया हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है मुझे, 5 महीने पहले ही इस चैनल पे आया हूँ, लेकिन 5 महीने में आप करीबन हमारे साथ 20,000 लोग जुड़ चुके हैं। 20,000 5 महीने में आप हमारे साथ 20,000 लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन इसके लिए आपके इस प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम इस चैनल पर बहुत जल्द जो है बहुत सारे जो है टेस्ट सीरीज हम इस चैनल के ऊपर लाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू लाइब्रेरी साइंस
और भी अन्य प्रैक्टिस सेट बहुत सारी चीजें हम लाने वाले हैं, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान दीजिए और हम बहुत जल्द, और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं अपने हाथों में बिल्कुल एक रजिस्टर ले लीजिए, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं साथ साथ आप जरूर नोट्स बनाइए, क्योंकि जो नोट्स आप लिख रहे हो अभी तो आपको टाइम लग रहा है नोट्स लिखने में, लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले रिवीजन करने के लिए आपके वो नोट्स ही आपको काम आएंगे। ध्यान रखना, नोट्स पढ़िए, रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज हमारे साथ दे दीजिए, क्योंकि हमने ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। करीबन हम 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आईएनबी के बारे में कि आईएनबी जब सबसे पहले आईएनबी जो प्रकाशित हुआ था उस समय जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अवधि। तो आईएनबी की जो शुरुआत में जो अवधि थी वो क्या थी भाई, त्रैमासिक थी। क्या थी दोस्तों, त्रैमासिक। आईएनबी का पहला अंकन निकाला गया, लेकिन केंद्रीय संघ पुस्तकालय, केंद्रीय संघ पुस्तकालय का मतलब होता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता, और कलकत्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 15 अगस्त 1958 को जारी किया गया था। तो ध्यान दीजिए, आप पहला सवाल आएगा आपके परीक्षा में कि आईएनबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बता दोगे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो आईएनबी को ध्यान रखना है, प्रकाशित किया गया पहली बार, सबसे पहले प्रकाशित किया गया था, कब किया गया था, 15 अगस्त 1958 में। ये सवाल ध्यान रखना, डेट के साथ याद करना। तो आईएनबी को कब जारी किया गया था, 15 अगस्त 1958 में जारी किया गया था। ध्यान रखना, पहला सवाल बनेगा आईएनबी की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा सवाल बनेगा आईएनबी को कब प्रकाशित किया गया, 15 अगस्त 1958 में। और तीसरा सवाल बनेगा आईएनबी को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा भाई, जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू के द्वारा जो है आईएनबी को क्या किया भाई, प्रकाशित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और आईएनबी की जो फ्रीक्वेंसी थी शुरुआत में, जब 1958 में इसको प्रकाशित किया गया, तो आईएनबी की जो अवधि क्या थी वो त्रैमासिक थी। त्रैमासिक का मतलब दोस्तों होता है क्वार्टरली, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आईएनबी की जब प्रकाशन के टाइम, जब इनका प्रकाशन हुआ था 15 अगस्त 1958 में, तो उनका जो कह सकते हैं भाई, उनका जो फ्रीक्वेंसी थी, जो आईएनबी की जो फ्रीक्वेंसी थी 1958 एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन के द्वारा जो है उस समय जो है उसकी फ्रीक्वेंसी थी वो त्रैमासिक थी। और आईएनबी को जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आईएनबी को ध्यान रखना है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा, ध्यान रखना। आईएनबी को प्रकाशित किया गया था सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा, और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी को उसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। ध्यान रखना, सीधा सा सवाल मैं आपको समझा रहा हूं। पहला सवाल बनेगा आईएनबी की फुल फॉर्म क्या है, तो आईएनबी की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। दूसरा सवाल बनेगा दोस्तों आईएनबी को कब प्रकाशित किया गया फर्स्ट टाइम, तो आईएनबी को पहली बार जो है 15 अगस्त 1958 के द्वारा 15 अगस्त 1958 में प्रकाशित किया गया। तीसरे जो सवाल आएगा आईएनबी को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो आईएनबी को कलकत्ता के अंदर एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। क्या नाम है दोस्तों, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा आईएनबी को क्या किया भाई, प्रकाशित किया गया। जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो कलकत्ता में है उसकी खुद की स्थापना कब हुई थी, 1955 में। जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना 1955 में हो चुकी है, लेकिन 3 साल बाद 1958 में उन्होंने आईएनबी का प्रकाशन शुरू कर दिया था। 15 अगस्त 1958 में उनके द्वारा प्रकाशन शुरू हुआ था। जब प्रकाशन शुरू हुआ था दोस्तों आईएनबी का, तो उस समय आईएनबी की जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो अवधि है वो क्या थी भाई, त्रैमासिक थी। क्या थी भाई, 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी। त्रैमासिक का मतलब आईएनबी का जो प्रकाशन है वो 3 महीने में एक बार होता था, ठीक है।
उसके बाद जो आईएनबी को रिलीज किया गया, ध्यान रखना क्या किया गया भाई, रिलीज का मतलब होता है जारी करना। देखो एक तो होता है पब्लिश करना, एक होता है रिलीज करना। तो पब्लिश तो आईएनबी को किया गया था सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा, लेकिन अगर सवाल आ जाए कि आईएनबी को रिलीज किया गया, तो आईएनबी को रिलीज किया गया दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं जल्दी से पेन और नोटबुक साथ में ले लीजिए, नोट्स बनाए आप, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इस टॉपिक ऐसा है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, इस टॉपिक में से एक सवाल परीक्षा के अंदर जरूर पूछा गया। ठीक है भाई। जब पूछा जाए आईएनबी को प्रकाशित किया गया, तो आईएनबी को प्रकाशित किया गया था सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा। और जब सवाल पूछा जाए आईएनबी को रिलीज किया गया, तो आईएनबी को रिलीज किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। लेकिन सिंस 1964, लेकिन 1964 से इट इज बीइंग पब्लिश, इसको पब्लिश किया जा रहा है मंथली एंड कम्युनिकेटेड एवरी ईयर, ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान में इसकी जो अवधि क्या है भाई, मंथली है, मासिक है, ध्यान रखना। तो एक चीज ध्यान रखना है, जब 1958 में जब इसको पहली बार पब्लिकेशन किया गया, पहली बार पब्लिकेशन हुआ था, तो इनकी जो आईएनबी की जो है क्या थी भाई, जो है अवधि वो त्रैमासिक थी। क्या थी? त्रैमासिक। लेकिन 1964 के बाद अभी तक वर्तमान में आईएनबी की जो है अवधि क्या है दोस्तों, जब सवाल पूछा जाए आईएनबी की अवधि क्या है, तो आईएनबी की अवधि वर्तमान में क्या है भाई, मासिक है। क्या है दोस्तों? मासिक है, ध्यान रखना। तो ये सवाल जितने भी बनते हैं इनमें से ही परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। और एक विशेष बात इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब मैंने 2018 का जो पेपर दिया था जो है केवीएस का, तो उस समय जो नोट्स मैं जो बना रहा था, मैं इसी प्रकार से नोट्स बनाता था। वो नोट्स आज कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ाने के लिए काम आ रहा है। फिर उसके बाद राजस्थान का दिया तो भी इसी नोट से पढ़ रहा था, क्योंकि जब आपके रजिस्टर में जब कोई चीज सिस्टमेटिक ढंग से लिखी हुई होती है, तो बार बार हमें जो है इधर उधर नहीं जाना पड़ा। इसलिए मैं रोज कहता हूं कि आपके सिलेबस के अंदर 6 पार्ट है, 6 पार्ट है, तो 6 रजिस्टर लेकर आए और बिल्कुल एक एक पार्ट को एक एक रजिस्टर में नोट्स बनाइए, ताकि अगर मान लो जो आईएनबी के बारे में जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, वैसे 99% सारा कंटेंट में लिखा देता हूं, लेकिन मान लो अगर आपके सामने किसी अन्य जगह से या कहीं और जगह से अगर आपके सामने कोई आईएनबी से कोई सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, और हो सकता है कि इसमें नोट्स में नहीं है और कहीं ऑब्जेक्टिव में या पेपर में मिल जाता है, तो कम से कम उस सवाल को लिखने के लिए अपने पास एक परफेक्ट रजिस्टर तो होना चाहिए। तो वो सवाल को जो है आपको पता चल गया, अरे यार ये सवाल तो आईएनबी है, आईएनबी का मतलब आईएनबी कौन से टॉपिक में था, कौन से पार्ट में था, आपको पता चलेगा आईएनबी पार्ट 5 में था। तो पार्ट 5 वाला रजिस्टर खोलोगे और जहां पर आईएनबी का नोट्स बना हुआ है वहां पर आप जाकर क्या लिखोगे, उस सवाल को लिख दोगे कि भाई ये आईएनबी का नया सवाल आया है और ये मेरे कंटेंट में था नहीं, उस सवाल को आप आराम से नोट कर सकते हो। दिस इज द स्ट्रेटजी, ये रणनीति है। ये रणनीति आपको मेरे अलावा कोई नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने लाइब्रेरी साइंस से बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। क्योंकि मेरे अलावा जो बाकी जो लोग हैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने जीवन में ना तो कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है, ना वे कभी कंपटीशन एग्जाम को पास कर पाए हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है। और जो भी विद्यार्थी हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे जो भी विद्यार्थी हमारे जो है मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है आपके, ध्यान रखना 8619577803। अगर आपको जानना है कि कैसे पढ़ा जाए, रणनीति कि वास्तव में आपके एग्जाम की क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, अगर आपको पता है कि सर कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से हम तैयारी करें, कौन से टॉपिक को कितना टाइम दें, अगर वास्तव में केवीएस एग्जाम को क्रैक करना है, केवीएस एग्जाम में लाइब्रेरियन बनना है, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी मुझे फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करता हूँ। पूरे इंडिया में लाइब्रेरी साइंस का
एकमात्र मैं ऐसा टीचर हूं जो स्टूडेंट से बात करता हूं, उनको मोटिवेट करता हूं, उनको इंस्पायर करता हूं और हमेशा बताता हूं कि आपको पढ़ने की क्या रणनीति होती है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे टेस्ट देना है, ताकि जो बच्चे और ज्यादा मोटिवेट हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हो, हमारे ऐप से जुड़ना चाहता हूं, और हमारे ऐप का नाम है दोस्तों ऑनलाइन स्कूल इंडिया। आप सबसे पहले तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। अगर आपको पढ़ा नहीं जाता है या आपके पास कंटेंट की कमी है, कैसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे से बात कर सकते हो। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरे पर्सनल नंबर है। मेरे अलावा कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट से बात नहीं करता है, ध्यान रखना। मैं इसलिए बात करता हूं कि मैं तो गवर्नमेंट में सेटल हो चुका हूं, मैं बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें, मुझे नौकरी मिल गई है। अब मैं ये चाहता हूं कि अगले 4 महीने अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको जो है KVS लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको मोटिवेट करता रहूंगा, और जितना सहयोग है मैं आपको सहयोग करता रहूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दूसरी ध्यान रखना, आप कहीं से भी पढ़े, ध्यान रखना जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक किसी अन्य टीचर से भी पढ़िए, आपस में तुलना कीजिए, और जहां तक हो सके कोर्स लेने से पहले उस टीचर से जरूर बात कीजिएगा। ध्यान रखना, कोर्स लेने से पहले उस टीचर से बात कीजिए कि वो टीचर कैसे पढ़ाएगा, ठीक है ना, क्या पढ़ाएगा, क्या क्या सुविधा देगा, पहला पेपर देगा नहीं देगा, दूसरे पेपर टेस्ट सीरीज कितनी देगा, टेस्ट सीरीज हिंदी में होगी कि इंग्लिश में होगी, बाइलिंगुअल में होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें उस टीचर से बात करके पता कीजिए, उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरा कोर्स पढ़िए, मैं कभी स्टूडेंट को नहीं कहता हूं, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसी टॉपिक को किसी अन्य टीचर के द्वारा जो है पढ़कर देखिए, और जिनमें आपको कंपैरिजन, और आपस में कंपैरिजन कीजिए। जिस टीचर की भाषा आपको इजी लगती है, जिस टीचर का कंटेंट बढ़िया लगता है, उस टीचर का कोर्स ज्वाइन कीजिए, और जो है उसके साथ आप लंबे समय तक रहेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं जब तक KVS के एग्जाम नहीं होंगे तब तक मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे INB द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है दोस्तों, एक आपका टॉपिक है, अभी हमने थोड़े दिनों पहले यूट्यूब पे पढ़ाया था, इंफॉर्मेशन सोर्स। ध्यान रखना, क्या दोस्तों, इंफॉर्मेशन सोर्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, क्या होता है दोस्तों, सेकेंडरी होता है, और तीसरा होता है आपके टर्टियरी। टर्टियरी का मतलब होता है तृतीय, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन INB को जो हमेशा सेकेंडरी सोर्स माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों, जब आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा पूरा तो आपको पता है कि एक शब्द आता है बिब्लियोग्राफी। क्या आता है दोस्तों, बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी जो होता है ना, बिब्लियोग्राफी को हमेशा ध्यान रखना है सेकेंडरी सोर्स माना जाता है। तो ध्यान रखना INB क्या है भाई, INB तो बिब्लियोग्राफी है, क्योंकि INB 3 प्रकार की होती है, सॉरी बिब्लियोग्राफी जो है 3 प्रकार की होती है, नेशनल, सब्जेक्ट और तीसरा कौन सा है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी। तो ये INB नेशनल बिब्लियोग्राफी का उदाहरण है। तो ध्यान रखना, जब आपको पता है बिब्लियोग्राफी सेकेंडरी सोर्स में आता है तो ऑब्वियसली INB और BNB भी किस में आएगा भाई, सेकेंडरी सोर्स में आएगा। तो आप ध्यान रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, इन तीनों सोर्स को अच्छी तरीके से पढ़े। खाली बिब्लियोग्राफी आ जाए, केवल अगर बिब्लियोग्राफी है तो वो सेकेंडरी सोर्स है, लेकिन बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स आ जाए, ध्यान रखना, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफिक्स आ जाए, वो तृतीय सोर्स हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा दोस्तों, वो तृतीय सोर्स हो जाएगा, टर्टियरी सोर्स हो जाएगा। अगर ओनली बिब्लियोग्राफी है तो वो सेकेंडरी सोर्स है, लेकिन बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज आ गया तो वो क्या होगा, तृतीय सोर्स होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो ध्यान रखना, जब INB 1958 में आ गया था, लेकिन INB को जो है, INB का जो कंप्यूटर वर्जन है, तो लिप्सिस सॉफ्टवेयर एंड GIST टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जून 2000 में पहला कंप्यूटरगत INB लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया कि INB की स्थापना 1958 में हुई थी, लेकिन INB का कंप्यूटराइज्ड कब किया गया, ये सवाल आता है परीक्षा में, कई बार पूछा गया कि सवाल यह आएगा कि INB को कब कंप्यूटराइज्ड किया गया है। तो ध्यान रखना, INB को कंप्यूटराइज्ड किया गया जून 2020 में। इसको अच्छी तरीके से आपको याद करना है दोस्तों। तो INB को जून 2020 में
कंप्यूटराइज किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आईएनबी को सवाल आएगा, आईएनबी को पहली बार कंप्यूटराइज जून 2000 में किया गया। कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था? लिपसिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब आईएनबी को कंप्यूटराइज किया गया तो ध्यान रखना लिपसिस सॉफ्टवेयर और GIST टेक्नोलॉजी का उपयोग करते किया गया है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएनबी में प्रविष्टियां, प्रविष्टियां को कहते हैं अंग्रेजी में एंट्रीज। क्या कहते हैं दोस्तों? एंट्रीज, ध्यान रखना। तो आईएनबी में प्रविष्टियां विषय के डेवी दशमलव के अनुसार एक वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आईएनबी के अंदर जो एंट्रीज होती हैं, क्या होती है? एंट्रीज। एंट्रीज को हिंदी में कहते हैं प्रविष्टियां। ठीक है भाई, एंट्रीज को क्या कहते हैं? प्रविष्टियां। आईएनबी में जो एंट्रीज होती हैं उनको अरेंज किया जाता है क्लासिफाइड सीक्वेंस एज पर द डिवे डेसिमल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 22 एडिशन। ध्यान रखना, सवाल आएगा परीक्षा के अंदर, आता है, पुराने पेपर में आया था कि आईएनबी में एंट्रीज कौन से क्लासिफिकेशन के आधार पर की जाती है। तो आईएनबी में एंट्रीज हमेशा डीडीसी क्लासिफिकेशन के आधार पर, और डीडीसी का कौन सा एडिशन? 22 एडिशन, ध्यान रखना। और 22 एडिशन कब आया था? 2003 में आया था, ध्यान रखना। ठीक है भाई, टोटल डीडीसी के 22 एडिशन है, लेकिन जब सॉरी डीडीसी के टोटल 23 एडिशन है। कितने एडिशन है? 23। देयर आर 23 एडिशंस ऑफ डीडीसी, लेकिन 22वां जो एडिशन आया था 2003 में, तो 22वें एडिशन के तहत आईएनबी में जो एंट्रीज होती हैं वो डीडीसी के अनुसार अरेंज होती हैं। किसके अनुसार भाई? डीडीसी के अनुसार अरेंज होती हैं। संबंधित कॉलम वर्गीकरण छठा संस्करण भी प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे द हैंड कॉर्नर पर दिया गया है। इस लाइन को समझिए। द क्रोस्पॉन्डिंग कॉलम क्लासिफिकेशन, मतलब कॉलम क्लासिफिकेशन का भी होता है, ध्यान रखना। आईएनबी में कॉलम क्लासिफिकेशन का प्रयोग होता है, और कॉलम क्लासिफिकेशन कौन सा? 6th एडिशन इज आल्सो असाइंड एट द हैंड कॉर्नर ऑफ बिलो ईच एंट्री। जो हम आईएनबी के अंदर जो हम प्रविष्टि को अरेंज करते हैं, उस प्रविष्टि के नीचे ध्यान रखना कॉलम क्लासिफिकेशन का जो छठा एडिशन है उसके तहत भी उसकी एंट्री की जाती है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना आईएनबी में जो एंट्रीज है 2 क्लासिफिकेशन के तहत, डीडीसी का 22वां एडिशन और सीसी का छठा एडिशन के तहत एंट्रीज को अरेंज की जाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा आपके, इसलिए नोट्स जरूर बनाइए, ध्यान रखना। देखो कई बार जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, लेकिन नहीं, मैं किसी को पीडीएफ नहीं देता हूं। क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि देखो जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। मैं जब भी कोई मुझे फोन करता है कि सर मुझे कोर्स लेना है, मैं उससे सीधा पहला यही पूछता हूं कि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए कितने घंटे हैं। तो वो कहता है कि सर 1-2 घंटे, तो मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं 1-2 घंटे से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके पास कम से कम 5 से 6, कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरा फर्स्ट पेपर बढ़िया है, मैं लंबे समय से दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कि सर हमारा जनरल हिंदी इंग्लिश रीजनिंग में एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा था, मैं एलडीसी की तैयारी कर रहा था, हमारा जनरल हिंदी इंग्लिश रीजनिंग वगैरह बढ़िया है, अब मुझे सब्जेक्ट की तैयारी करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं अगर कोई विद्यार्थी सब्जेक्ट की स्पेशल तैयारी करे वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। अगर आप 3 से 4 घंटे जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे अगर आप तैयार कर लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको पीडीएफ खोलकर आप देखो, जब आप हमारा ऐप के अंदर जाओगे सबसे पहले पीडीएफ पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ पे वो कंटेंट आएगा, वो कंटेंट लिखो। सिर्फ इस कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट को लिखने में सिर्फ 10 मिनट लगता है, लेकिन एक्सप्लेन करने में हमें 30 मिनट लगते हैं। इसलिए कंटेंट लिखिए, कंटेंट लिखने के बाद हमारी क्लास को अटेंड कीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष शीर्षक। विशेष शीर्षक को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट हेडिंग। विशेष शीर्षकों के लिए श्रृंखला प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो श्रृंखला प्रक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चेन प्रोसीजर। तो चेन प्रोसीजर का प्रयोग आईएनबी में किस लिए होता है? सब्जेक्ट हेडिंग के लिए, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना।
तो चयन प्रोसीजर का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है भाई? सब्जेक्ट हेडिंग के लिए होता है, ध्यान रखना। और ये सवाल आपके कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि आईएनबी को 2 भागों में व्यवस्थित किया जाता है। ये कॉलेज लाइब्रेरियन, ध्यान रखना, ये एक कोई पेपर था पुराना, कॉलेज लाइब्रेरियन के अंदर ये सवाल आया था, तो मैंने देखा था, तो उसमें लिखा था, सवाल ये था कि आईएनबी को कितने भागों में व्यवस्थित किया गया है? तो ध्यान रखना, आईएनबी को 2 भागों में व्यवस्थित किया गया है। कितने भागों में? 2 भाग, याद रखना। पहला है जनरल पब्लिकेशन। जनरल पब्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों सामान्य प्रकाशन। क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य प्रकाशन। और दूसरा होता है गवर्नमेंटल पब्लिकेशन। गवर्नमेंटल पब्लिकेशन का मतलब होता है दोस्तों सरकारी प्रकाशन। ये कई बार पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आईएनबी को 2 भागों में व्यवस्थित किया जाता है। पहला हो गया जनरल पब्लिकेशन और दूसरा हो गया गवर्नमेंटल पब्लिकेशन हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि AACR 2 जिसकी फुल फॉर्म है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग नियम 2 संस्करण का उपयोग कैटलॉगिंग के लिए किया जाता है। तो सवाल आएगा, ध्यान रखना, कि आईएनबी में कौन सा कैटलॉग कोड का प्रयोग होता है? ध्यान रखना, कैटलॉग कोड का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। तो अब कैटलॉग कोड तो ध्यान रखना CCC भी होता है, AACR 2 AACR 1 भी होता है, फिर AACR 2 भी होता है और RDA भी होता है। लेकिन ध्यान रखना आईएनबी के अंदर, जैसे आईएनबी के अंदर जो एंट्रीज है DDC के 22वें एडिशन के तहत होती है, उसी तरीके से आईएनबी के अंदर पूछा जाए तो कौन से कैटलॉगिंग कोड का प्रयोग होता है? तो आईएनबी के अंदर AACR 2 कैटलॉगिंग कोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। और इस भाग में प्रविष्टि का वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जाता है कि आईएनबी में जो एंट्रीज होती हैं वो किसके जो आधार पर जो व्यवस्थित होती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल का मतलब होता है वर्ण अनुक्रम, ठीक है ना भाई, वर्ण अनुक्रम के अनुसार, मतलब ABCD उस तरीके से जो है वर्ण अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। किसे भाई? एंट्रीज को। एंट्रीज का मतलब होता है प्रविष्टियां। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना भाई, कि इस भाग में जो एंट्रीज है वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से की जाती है। अगला सवाल है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है दोस्तों, कि आईएनबी को पुस्तकों के वितरण अधिनियम, वितरण अधिनियम मतलब होता है वितरण अधिनियम, समझते हो भाई? वितरण अधिनियम क्या होता है? तो वितरण अधिनियम के बारे में अभी बताते हैं हम आपको। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, ध्यान रखना, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, ये पता है ना आपको? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इंडिया में, ध्यान रखना, इंडिया के अंदर जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है, ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब आया था? 1954 1954 में आया था। लेकिन 2 साल बाद, ध्यान रखना, लेकिन 2 साल बाद 1956 में इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था। तो संशोधन में ध्यान रखना कौन सा वर्ड जोड़ा गया था? न्यूज़पेपर वर्ड को जोड़ा गया था। कौन से वर्ड को? न्यूज़पेपर वर्ड को जोड़ा गया था। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इंडिया में 1954 में शुरू हुआ था। 2 साल बाद 1956 में 1956 में अमेंडमेंट हुआ था और अमेंडमेंट में जो है न्यूज़पेपर को जोड़ा गया था। तो आईएनबी को पुस्तकालय के वितरण अधिनियम के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा प्राप्त पुस्तकों के आधार पर अंग्रेजी सहित भारत की 14 प्रमुख भाषाओं में वर्तमान प्रकाशन की एक सटीक, व्यापक और आधिकारिक ग्रंथ सूची के रिकॉर्ड के रूप में माना गया, ध्यान रखना। तो ध्यान दीजिए आप, आईएनबी को कितनी भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है भाई? तो ये सवाल आएगा। आईएनबी को ध्यान रखना है 14 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। कितनी भाषा में प्रकाशित किया जाता है? 14 भाषा में, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी नेशनल लाइब्रेरी है और स्पेशल राष्ट्रीय लाइब्रेरी कोलकाता के अंदर जो है आईएनबी का जो प्रकाशन है जो वहाँ पर होता है, लेकिन वहाँ पर ध्यान रखना आईएनबी का प्रकाशन कौन सी कितनी भाषाओं में होता है? 14 भाषाएं। अब 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं ये ध्यान रखना, अच्छी तरीके से याद रखना। इसका आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना, सिंबल है। तो ये सारे जो क्या है दोस्तों, ये सिंबल है। क्या है भाई? सिंबल है।
क्या है दोस्तों, सिंबल है। ए असम सिंबल किसकी भाषा का है, ए असम सिंबल भाषा है आसाम की। कौन सी भाषा, आसामी। बी एन कौन सी भाषा का सिंबल है, वो है बंगाली की। ई एन जी कौन सी भाषा का है, इंग्लिश की। जी यू जी कौन सी भाषा का सिंबल है, गुजराती की। एच आई एन कौन सी भाषा का सिंबल है, हिंदी की। के एन कौन सी भाषा है, कन्नड़ की। एम ए एल कौन सी भाषा है, मलयालम की। और एम ए आर, ये सवाल आया था, अभी बताते हैं। एम ए आर ये मराठी की। ओ आर आई उड़िया की। पी एन सिंबल किसका है, पंजाबी। एस ए एन सिंबल किसका है, संस्कृत का। टी ए एम तमिल। टी एल तेलुगु और यू आर डी उर्दू भाषा की है। ये 8वां जो नंबर है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये सवाल आया था, आपको बता दो, जब राजस्थान 3rd ग्रेड का पेपर हुआ था, राजस्थान ग्रेड 3rd जो पेपर हुआ था 2016 में। कब हुआ था दोस्तों, 2016 में जो एग्जाम हुआ था, वहां पर सवाल किया था कि आईएनबी में, ध्यान रखना, आईएनबी में मराठी भाषा, ध्यान रखना सवाल क्या था, आईएनबी में मराठी भाषा के लिए कौन सा सिंबल आता है, मराठी भाषा के लिए कौन सा सिंबल आता है, ये सवाल आया, ध्यान रखना वहां पर परीक्षा में। ठीक है ना। आज राजस्थान 3rd ग्रेड 2016 के अंदर उस समय पेपर आया था, उसमें सवाल आया था कि आईएनबी में मराठी भाषा के लिए कौन सा सिंबल आता है। पहला ऑप्शन था एम ए बी, मराठी के लिए एम ए था। ठीक है। दूसरा ऑप्शन था एम ए आर। तीसरा ऑप्शन था एम ई आर। और चौथा ऑप्शन था एम ए टी, ध्यान रखना एम ए टी। तो ध्यान रखना अधिकतर लोग क्या किया, इन्होंने ये सही किया था। तो ध्यान रखना मराठी के लिए सिंबल है एम ए आर। कौन सा है दोस्तों, एम ए आर सिंबल होगा, ध्यान रखना। ये सवाल आरपीसी की ग्रेड 3rd के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि आईएनबी में मराठी भाषा के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग होता है। तो मराठी भाषा के लिए ध्यान रखना एम ए आर होगा। कौन सा होगा दोस्तों, एम ए आर होगा, ध्यान रखना। इसलिए मैंने बताया था, इसलिए ध्यान रखना आईएनबी को 14 भाषा में प्रकाशित किया जाता है और ये आपके सामने 14 भाषा है और 14 भाषा की क्या है दोस्तों, सिंबल है। क्या है दोस्तों, सिंबल होते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं आईएनबी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल है, पीरियोडिकल लिटरेचर जिसे हम बात करते हैं, इसका नाम है इंडेक्स इंडियाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पीरियोडिकल होती है। ठीक है ना भाई। ये पीरियोडिकल के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या है कि इंडेक्स इंडियाना इज एन ऑथोरेटिव रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल लिटरेचर अपीयरिंग इन द इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल। ये जो है ध्यान रखना, ये जो इंडेक्स इंडियाना है ये पीरियोडिकल तो है, लेकिन ये पीरियोडिकल कौन से देश की है भाई, ये इंडियन है, ध्यान रखना। कौन सी देश की है, इंडियन। तो कहने का मतलब इंडेक्स इंडियाना इज एन इंडियन पीरियोडिकल, ये एक इंडियन पीरियोडिकल है। ठीक है ना भाई। और इंडेक्स इंडियाना द इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल में प्रदर्शित होने वाली आवधिक साप्ताहिक एक आधिकारिक रिकॉर्ड है। क्या है भाई, एक ऑथोरेटिव रिकॉर्ड है। इंडेक्स इंडियन का पहला अंक 1977 में त्रैमासिक रूप में प्रकाशित किया था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आया था कि इंडियन इंडेक्सन का जो सबसे पहले पब्लिकेशन कब हुई थी, ये प्रकाशित कब हुई थी, 1977 में, ध्यान रखना। यही सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों कि इंडियन इंडेक्स का जो पब्लिकेशन है सबसे पहले कब हुआ था, 1977 में हुआ था। और उस समय जो इसकी अवधि थी वो अवधि क्या थी, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, त्रैमासिक। क्या थी दोस्तों, त्रैमासिक थी। और 1981 से इसे वार्षिक संचय संस्करण में जो है वार्षिक 1981 से मतलब 1981 से इसकी जो अवधि क्या होगी दोस्तों, इसकी अवधि जो वर्तमान में क्या होगी, वार्षिक होगी। वार्षिक का मतलब होता है एनुअल। क्या हो गया दोस्तों, एनुअल। मतलब अब जो है ये इंडेक्स इंडियाना साल में एक बार ही प्रकाशित होती है। कितनी बार होती है, साल में एक बार ही प्रकाशित होती है। तो सवाल क्या आएगा कि इंडेक्स इंडियाना एक इंडियन पीरियोडिकल है और ऑथोरेटिव रिकॉर्ड भी है। और इसका सबसे पहले पब्लिकेशन कब हुआ था, 1977 में। जब पब्लिकेशन हुआ था तो उस समय इसकी अवधि क्या थी, त्रैमासिक थी। लेकिन 1981 से लगाकर वर्तमान तक इसकी जो अवधि है, फ्रीक्वेंसी है,
वो क्या है भाई दोस्तों, वार्षिकी है। वार्षिकी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एनुअली। क्या है दोस्तों, एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दिस इंडेक्स इस सूचकांक में 3 भागों में विभाजित है। तो ध्यान रखना आपको, आईएनबी के अंदर जो इंडेक्स होती है, क्या होती है दोस्तों, इंडेक्स। तो आईएनबी की जो इंडेक्स है, इंडेक्स के कितने, आईएनबी में जो, ध्यान रखना, आईएनबी में जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में कितने भाग होते हैं। तो आईएनबी के इंडेक्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा भाग है, क्लासिफाइड पार्ट, दूसरा कौन सा है, सब्जेक्ट पार्ट, और तीसरा कौन सा है भाई, ऑथर पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल आएगा परीक्षा में कि इन आईएनबी इंडेक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। क्या आईएनबी में इंडेक्स को कितने भागों में, आईएनबी में इंडेक्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो, आईएनबी को 2 भागों में बांटा गया, जनरल पब्लिकेशन और गवर्नमेंटल पब्लिकेशन। लेकिन आईएनबी में इंडेक्स को कितने भागों में बांटा गया। देखो सवाल को आप समझिए, सवाल यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वहां पर सवाल बच्चे। देखो सवाल अगर मान लो कि आपके आगे कि आईएनबी को कितने भागों में बांटा गया है, तो आईएनबी को 2 भागों में, जनरल पब्लिकेशन और गवर्नमेंटल पब्लिकेशन, जो अभी हमने पढ़ा है। लेकिन सवाल ऐसा आ जाएगा, आईएनबी में इंडेक्स को कितने भागों में बांटा है। तो इंडेक्स को 3 भागों में बांटा है। पहला है क्लासिफाइड पार्ट, दूसरा है सब्जेक्ट पार्ट, और तीसरा है ऑथर पार्ट। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, ऑथर पार्ट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं इंडेक्स इंडियाना, जो हमने पढ़ी थी। इंडेक्स इंडियाना जो है 1977 में आई थी। उसको उस समय इसकी जो अवधि थी वो क्या थी, त्रैमासिक, मतलब क्वार्टरली थी, ठीक है ना। उसके बाद 1981 से इसके जो है फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, और वर्तमान में क्या है भाई, वो वार्षिकी। वार्षिकी का मतलब होता है एनुअल। क्या होता है दोस्तों, एनुअल होता है, ध्यान रखना। इंडेक्स इंडियाना को 6 भाषाओं में प्रकाशित होता है, ध्यान रखना। ये भी सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। आईएनबी को कितनी भाषा में प्रकाशित, आईएनबी को कितनी भाषा में प्रकाशित किया जाता है, 14 भाषा में, 14, ठीक है ना भाई। लेकिन सवाल पूछा जाए इंडेक्स इंडियाना को कितने भाषा में प्रकाशित किया जाता है, इस इंडियन पीरियडिकल को 6 भाषा में। कौन कौन सी, बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती, हिंदी और मलयालम। ये सवाल पूछा जाता है। देखो इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन वह सवाल पूछा जाता है कि आईएनबी को कितनी भाषा में प्रकाशित किया गया। तो आईएनबी को तो 14 भाषा में प्रकाशित किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है इंडेक्स इंडियाना जो पीरियडिकल है उसको 6 भाषा में प्रकाशित किया जाता है। इंडेक्स इंडियाना भारतीय धारावाहिक प्रकाशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इंडेक्स इंडियाना प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना। इंडेक्स इंडियाना जो महत्वपूर्ण सूचना देता है अबाउट द इंडियन सीरियल पब्लिकेशन। किसके बारे में भाई, इंडियन सीरियल पब्लिकेशन के बारे में जानकारी देता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंडेक्स इंडियाना इज पब्लिश्ड बाय सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। ध्यान रखना, इंडेक्स इंडियाना का प्रकाशन किसके द्वारा होता है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहाँ पर है भाई, कलकत्ता में है। और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। कब हुई थी, 1955 में हुई थी। तो आईएनबी को भी प्रकाशित किया गया 1958 में, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। और इंडेक्स इंडियाना जो ये इंडियन पीरियडिकल है उसका भी प्रकाशन कौन करता है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहां पर है दोस्तों, ये भी सवाल आता है, ध्यान रखना। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहां पर है, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी ध्यान रखना कलकत्ता में है, ठीक है ना भाई। और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी, 1955 में, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने आईएनबी के बारे में पूरा पढ़ लिया। इस टॉपिक से बाहर अब आईएनबी से संबंधित कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने ये आईएनबी का टॉपिक अपने नोट्स में बना लिया है, बार बार रिवीजन कीजिए और टेस्ट मेरे साथ जरूर दीजिए, ध्यान दीजिए। जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपका ऑनलाइन जो है, इस बार आपका जो है ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। तो अभी से आप ऑनलाइन एग्जाम देने की तैयारी कीजिए और ऑनलाइन एग्जाम की जो है अभ्यास प्रैक्टिस कीजिए। और ऑनलाइन एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश, सवाल को हिंदी इंग्लिश में कैसे
समझा जाता है। अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपको जो है वहां पर आराम से जो सवाल को समझ में आएगा। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, कई ऐसे वर्ड है जो हम प्योर हिंदी में नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट, इंग्लिश में जैसे ही देखते हैं अपन को आराम से समझ में आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसलिए नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है और बार बार टेस्ट देना है। ज्यादा सवाल नहीं है लाइब्रेरी साइंस में, टोटल 5000 सवाल है। अगर 5000 रोज के अगर 500 सवाल भी, अगर रोज के आप 5 टेस्ट सीरीज देते हो, रोज अगर 500 सवाल भी टेस्ट सीरीज देते हो तो 10 दिन के अंदर आपका कोर्स पूरा हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 10 दिन के अंदर आपका कोर्स पूरा हो जाता है। लेकिन लाइब्रेरी साइंस एक चीज मांगती है आपसे कि डेली प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी संपूर्ण बनता है। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब आपके एग्जाम अप्रैल में है, आराम से आप रेगुलर पढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जल्द जीत होगी है, ये मैं बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन बस वही है, आपके पास एक स्टूडेंट के पास 2 चीजों की कमी होती है। जिस स्टूडेंट को 2 चीजें मिल जाती हैं वो इस भर्ती में सफल हो जाएगा। पहली चीज कंटेंट, क्योंकि अब जो एक स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है ना, उसको अलग अलग जगह से, एक किताब के अंदर पूरा कंटेंट होता नहीं है, अलग अलग जगह से वो क्या करता है, कंटेंट इकट्ठा करता, तब तक एग्जाम आ जाता है। लेकिन ऑनलाइन स्कूल इंडिया में हम आपको एक ही जगह पर पूरा कंटेंट देते हैं, और कंटेंट पढ़ने के बाद दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस, क्योंकि कंटेंट तो मिल जाता है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो इसलिए अभ्यास भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे आईएनबी के। जब बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि आईएनबी में प्रविष्टियां के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। प्रविष्टियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंट्रीज। तो आईएनबी में जो एंट्रीज है किसके द्वारा जो है अरेंज की जाती है, प्रविष्टियां किसके द्वारा अरेंज की जाती है, तो आईएनबी में ध्यान रखना है जो है एंट्रीज है ये आपके डीडीसी के द्वारा, और डीडीसी में ध्यान रखना है स्पेशली 22 एडिशन 22वें एडिशन जो है, ये इस 22वें एडिशन का प्रयोग ज्यादातर आईएनबी में किया जाता है डीडीसी का। किस लिए, एंट्रीज को अरेंज करने के लिए, प्रविष्टियों को व्यवस्थित करने के लिए, ये चीज ध्यान रखना है। अगला सवाल है, पहला कंप्यूटराइज्ड आईएनबी में निकला, तो ध्यान रखना आईएनबी को पहली बार कंप्यूटराइज्ड कब किया गया, तो मैंने बताया था आईएनबी को पहली बार कंप्यूटराइज जो है जून 2002 में किया गया था। कब किया गया था भाई, जून 2002 में किया गया था। हाँ, जो विद्यार्थी इस YouTube के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हमने जो है हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के ऊपर हमने ये कोर्स जो है, ये कोर्स हमने 2999 में, अभी ये 50% में आपको ये कोर्स मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आपके फॉर्म जो है 26 दिसंबर के बाद जो है ये जो है इसकी फीस क्या हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। लेकिन अभी हम आपको 50% में दे रहे हैं ये, इसलिए जल्दी से जल्दी जो भी इस क्लास को देख रहे, कंटेंट हमने देख लिया है, हम कैसे समझाते हैं ये आपको पता चल गया। जो भी हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं, ये हमारा ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, उसको डाउनलोड कीजिए और जरूर हमारे साथ जुड़िए। अगला क्वेश्चन है भाई, आईएनबी को 2 भागों में व्यवस्थित किया गया है। पहला भाग है आपके सामान्य प्रकाशन, तो दूसरा भाग कौन सा हो गया भाई, गवर्नमेंटल। अभी मैंने बताया आईएनबी को 2 भागों में जो व्यवस्थित किया जाता है, पहला हो गया जनरल पब्लिकेशन और दूसरा क्या हो गया, गवर्नमेंटल पब्लिकेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है आईएनबी का अर्थ का मतलब होता है आईएनबी की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना यहाँ पर इंडियन नेशनल ब्यूरो हो गया, बायोग्राफी हो गया, जल्दीबाजी मत करना, ध्यान रखना। तो आईएनबी की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्या होती है दोस्तों, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आईएनबी को पहली बार कब प्रकाशित किया गया, तो ध्यान रखना आईएनबी को पहली बार जो है 1958 में जो है पब्लिश किया गया था, और डेट कौन सी है भाई, 15 अगस्त। ध्यान रखना 15 अगस्त 1958 को इनको पब्लिश किया गया। लेकिन आईएनबी को रिलीज किया गया, जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे,
उनके द्वारा INB को रिलीज किया गया 15 अगस्त 1958 में। अगला सवाल है भाई, INB के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? Who is called the father of INB? ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। INB के फादर, ये ध्यान रखना, BS केशवन, ध्यान रखना। INB के फादर किसे जाना जाता है भाई? BS केशवन को माना जाता है। किसके माना जाता है भाई? BS केशवन को कहा जाता है। तो एक चीज ध्यान रखना आपको, तो INB के जो फादर है, INB के फादर किसको कहा जाता है? BS केशवन साहब। BS केशवन साहब को जानते हैं भाई? 1948 में, ध्यान रखना, नेशनल लाइब्रेरी, ध्यान रखना, नेशनल लाइब्रेरी के क्या थे भाई? प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। तो सवाल पूछा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? तो नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन BS केशवन साहब थे। 1948 में नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, तो उस समय फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन बने थे? BS केशवन थे। और BS केशवन साहब को जो है पद्मश्री अवार्ड, ध्यान रखना, BS केशवन साहब को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था 1960 में। यह भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि BS केशवन साहब को जो है, BS केशवन साहब क्या है? INB के फादर, मतलब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक कौन है भाई? बिब्लियोग्राफी इंडियन नेशनल INB के जनक किसे कहा जाता है? BS केशवन साहब। और BS केशवन साहब को जो है 1960 में पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी लोकेटेड, अभी हमने बताया था। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी, ध्यान रखना, 1955 में हुई थी। और ध्यान रखना, INB को जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा। और इंडेक्स इंडियाना, ध्यान रखना, अभी हमने पढ़ा था, इंडियन पीरियडिकल है, इंडेक्स इंडियाना को भी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, INB की आवृत्ति है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ INB। INB की आवृत्ति क्या है? जब INB की स्थापना हुई 1958 में, तो उनकी आवृत्ति थी त्रैमासिक। लेकिन यहाँ पर उस समय का नहीं पूछा, वर्तमान में। तो वर्तमान में INB की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है दोस्तों? मंथली होती है। क्या होती है दोस्तों? मंथली होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है भाई, INB को प्रकाशित किया जाता है, तो INB को कितनी भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है? तो INB को ध्यान रखना 14 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अगला सवाल है भाई, INB स्रोत किसके अंतर्गत आता है? तो INB आपको सोर्स पता है। सोर्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्टियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो INB मैंने बताया था ये द्वितीय स्रोत होता है। सेकेंडरी का मतलब होता है दोस्तों द्वितीय स्रोत होता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। जिनको भी पसंद आया है, प्लीज आप एक रजिस्टर लीजिए। रजिस्टर लेने के बाद जो मैंने पढ़ाया है, पहले थ्योरी लिखिए, थ्योरी के बाद इन ऑब्जेक्टिव सवालों को लिखिए। इससे बाहर अब INB का कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। अगर INB का सवाल अगर परीक्षा में बनता है, इस टॉपिक से बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको कई अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पर पूरा सिलेबस, हम जनरल पेपर भी पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, और टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है 21 नवंबर से, जो आपके एग्जाम तक चलेगी। ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लव, फॉर योर काइंड अफेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर न्यू अपडेट and write and comment, because your comment will motivate and inspire me. Thank you very much. Good night.